केस है और उसी को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, ये जो केस है रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो ये जो केस है इसमें हमें क्या क्या निकालना है, इसमें एक्सलेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और टाइम निकालना है कि अगर यहाँ से कोई बॉडी रोल करती है तो यहाँ पर जब पहुंचेगी, तो यहाँ पर जब रोल करेगी तो एक्सलेशन क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पर पहुंचेगी तब क्या होगा, और यहाँ पर टाइम। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे अगर कोई बॉडी यहाँ से रोल कर रही है तो एक की बजाय हम दो तीन बॉडीज ले लें कि हमने कह दिया एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक रिंग है, तीनों को एक साथ ऊपर से छोड़ दिया गया। अब ये तीनों ऊपर से आ रहे हैं, तीनों का मास और रेडियस सेम है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा कम समय में पहुंचेगा, कौन सा ज्यादा टाइम लेगा या कौन सा ज्यादा तेज पहुंचेगा, मतलब स्पीड किसकी ज्यादा होगी। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, उसी से हम लोग समझ पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैसे निकालना वो समझना है। तो ये जो यहाँ पर है, अगर हम कोई भी बॉडी ऐसे इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख के छोड़ेंगे तो इसकी जो टेंडेंसी होगी वो स्लाइड करने की होगी। जैसे कोई भी बॉडी है, यहाँ पर मान लीजिए सिलेंडर रखते हैं हम, तो सिलेंडर रख के हम उसको जब पुश करते हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, स्लाइड करने की। आप जैसे कोई सिलेंडर होता है, जो घरों में ही सिलेंडर होते हैं उन्हीं की बात कर लो, अगर आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह लुढ़का के ले जाना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको ऐसे पुश ही तो करते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा कि साइड से पकड़ के ऐसे से रोल कर रहे हैं, ऐसे पुश करते हैं वो रोल करने लगता है। तो होता क्या है कि कैसे रोल करता है, जब आप उसको पुश करते हैं तो उसकी टेंडेंसी होती है स्लाइड करने की, और उस समय फ्रिक्शन आ जाता है और फ्रिक्शन ही उसको नेसेसरी टॉर्क दे देता है वहां पर, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आप देखो कि जैसे ये यहां पर रखकर छोड़ेंगे तो इसकी टेंडेंसी होगी स्लाइड करने की। जैसे ये स्लाइड करना चाहेगा एक फ्रिक्शन आ जाएगा यहां पर, और ये जो फ्रिक्शन है अगर आप देखो तो सेंटर के अबाउट ये फ्रिक्शन एक टॉर्क जनरेट कर देगा ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय रेडियस जो भी होगा वो सरफेस पर परपेंडिकुलर ही तो होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। परपेंडिकुलर पर फिंगर रखा, फोर्स की तरफ टर्न किया, तो ऐसे घूम रहा है ना फिंगर्स, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये ऐसे ही रोल करना स्टार्ट करेगा। और प्रैक्टिकली भी सोचो कि अगर ये ऊपर से रोल करेगा तो ऐसे ही रोल करता हुआ नीचे की तरफ आएगा यहां पर। ठीक है, तो फ्रिक्शन ने इसको नेसेसरी टॉर्क दिया। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है तो वो टॉर्क किसके बराबर होगा, आई अल्फा के बराबर। ये बात हम लोग पीछे समझ चुके हैं कि आई अल्फा टॉर्क के होगा, और ये टॉर्क प्रोवाइड कौन करेगा, ये फ्रिक्शन करेगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, यानी कि एक रिलेशन हमारे पास आ गई, आर इंटू एफ आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा को हमने आपको बता ही दिया था, ए अपान आर लिखते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस। दूसरी चीज हमें ये निकालना है एक्सीलरेशन, क्योंकि ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही तो न्यूटन्स लॉ तो लगेगा ही लगेगा। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट फोर्स नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आप देखो यहाँ पर mg sin थीटा माइनस एफ आर, mg sin थीटा इधर होगा, ये तो सब यूजुअल है, mg cos थीटा mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस एफ आर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और जो ये नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यहां पर जो कैपिटल आर है उसको रेडियस ले लिया गया है तो n को नॉर्मल रिएक्शन ले लिया गया, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ आर। ठीक है, ये हमने अभी आपको बताया ना कि जो टाउ टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, आई अल्फा के बराबर, दैट इज आल्सो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। दोनों को इक्वेट कर दो, आर एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा की जगह ए अपान आर, एफ आर कितना हो गया, आई ए अपान आर स्क्वायर। बिल्कुल वैसे जो वो केस आपको बताया गया था स्ट्रिंग वाला, उसमें भी तो ऐसे आया था, बस उसमें यहाँ पर एफ आर की जगह क्या गया था, टेंशन। यहाँ फ्रिक्शन ने नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड किया, वहां टेंशन ने प्रोवाइड किया था। तो अगर आप पीछे पलट कर भी देखेंगे तो वहां पर आपको यही मिलेगा, टी इज इक्वल टू आई ए अपान आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है, एफ आर इज इक्वल टू आई ए अपान आर स्क्वायर। पूरा कैलकुलेशन फिर वैसे ही हो जाएगा। इस एफ आर की वैल्यू को उठाकर रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और यहां से हम एक्सीलरेशन सॉल्व कर लेंगे। mg sin थीटा माइनस वही एफ आर की जगह पर आई ए अपान आर स्क्वायर रख दिया गया, और ma यहां पर फिर इसे इधर लाएंगे और ऊपर नीचे जैसे उसमें मल्टीप्लाई किया था वैसे यहां पर किया, और देन ma इसमें से हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। ये m इससे कैंसिल हुआ, ये एक्सप्रेशन आ गया a इक्वल टू जी साइन थीटा अपान दिस। जो ये वाला केस था जिसमें इस तरीके से यहां पर जो वो केस हमने बताया था पुली वाला, ऐसे वाला, ठीक है, ये वाला केस, उसमें अगर आप यहां पर देखो कि ये जो एक्सलेशन इसका आएगा
वो एक्सलेशन जो ब्लॉक यहाँ पर था ना एक ऐसे, तो एक्सलेशन उसमें फॉर्मूला निकला था क्या, G/1 + I/mr²। बस यहाँ क्या आ गया, G sin थीटा आ गया, ठीक है, इतना डिफरेंस आएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लो। यहाँ पर ये साइड में लिख लेना अपना डायग्राम के पास, n क्या है नॉर्मल रिएक्शन और r क्या है रेडियस। n नॉर्मल रिएक्शन और r है रेडियस। तो यहाँ पर वैल्यूज रख दी गई और सॉल्व कर लिया गया। नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर क्या होगा। तो आप सोचो कि यहाँ पर हमने जो माना है वो यही तो माना कि ये स्लिप नहीं कर रहा है, ये रोल करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो रोल कर रहा है, इसका मतलब इसको प्रॉपर जितना रिक्वायर्ड टॉर्क है वो मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर जो ये हमने माना है Fr, यही मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक। ये जो Fr है, क्योंकि यही Fr इसे नेसेसरी टॉर्क दे रहा है ना, तो यही रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, यानी कि हमें इसी Fr की ही वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स Fr क्या हो गया, I/r²। बाई इक्वेशन थर्ड यहाँ पर a की वैल्यू रख दी। देखो है तो इतना ही, लेकिन उसको याद करने के लिए इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिखा गया। कैसे लिखा गया, G sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + I/mr²। और ये जो I/r², इसमें ये I को नीचे कर दिया गया, तो नीचे कर देंगे, अगर ऊपर ले जाएंगे तो फिर से वही हो जाएगा। ऐसा करने के बाद इसको मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखो यहाँ नीचे, इसे आप जब m से मल्टीप्लाई करोगे ये mr² हो जाएगा, mr²/i, मतलब ये m इसके साथ आ जाएगा ना। और फिर जब mr²/i को मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ये बन जाएगा mr²/i और ये बन जाएगा 1, क्योंकि यहाँ mr²/i रखोगे mr², i कैंसिल, यानी कि 1 + mr²/i। तो फ्रिक्शन में ये टर्म पलट जाता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी सब में तो वैसे रहेगा I/mr², लेकिन फ्रिक्शन वाले केस में ये mr²/i हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो mg sin θ/1 + mr²/i, यही रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, नोट कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन वो देखा जाए तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो ये है यहां पर जो ये हम लोगों ने अभी निकाला है, यहां पर ये तो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अब आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि जो यहां पर ये जब रोल करेगा तो उसके लिए रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर कितना होना चाहिए, मतलब म्यूएस की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए कि ये प्रॉपर रोल करता हुआ है विदाउट स्लिपिंग। तो पहले एक हेडिंग डाल लो वहीं पर, मतलब वो सेंटेंस जैसा है बट उसको हेडिंग के फॉर्म में आप डालेंगे। नाउ फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, नाउ फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। अब जैसे आप ये चाहते हैं कि यहां पर रोलिंग हो लेकिन स्लिपिंग ना हो, तो इसे चाहिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स कितना, जो हमने ये निकाला, मतलब इतना फ्रिक्शनल फोर्स हमें रिक्वायर्ड है कि ये प्रॉपर रोल करते हुए आएगा, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा कहां से, जो यहां पर ये सिलेंडर या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके और इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स है, वही तो नेसेसरी फ्रिक्शनल फोर्स देगा। जैसे मान लिया यहां पर रिक्वायर्ड है, सपोज कर लेते हैं ऐसे ही 50 न्यूटन की, कि 50 न्यूटन फ्रिक्शन यहां पर चाहिए, तो ये प्रॉपर रोल करता हुआ आएगा। तो इसका मतलब वो 50 न्यूटन मिलेगा, तो जो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा वहीं से तो मिलेगा। तो या तो यहां पर 50 न्यूटन होना चाहिए और या 50 न्यूटन से ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए, तो उसी में से जितना जरूरत है उतना इसको मिल जाएगा। अगर कम होगा तो ये स्लाइड कर जाएगा। और अवेलेबल या जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, म्यूएस आर। लिमिटिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वही तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसको हम म्यूएस आर बोलते हैं। तो यहां पर जो म्यूएस आर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ आर, यही तो होना चाहिए। जैसे मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यूएस आर,
म्यू एस आर मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, तो इतना अवेलेबल है और चाहिए हमें कितना, एफ आर। तो जैसे मान लिया 50 न्यूटन चाहिए, तो या तो हमारे पास 50 हो या 50 से ज्यादा हो, दैट मींस जो अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ आर, ठीक है ना। तो यहां पर देखो वही लिखा गया है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए एफ लिमिटिंग की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ आर। एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस आर, और आर का मतलब यहां पर एन है, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर आर माना है रेडियस और एन माना था नॉर्मल एक्शन, तो वो तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा है, इंक्लाइन प्लेन की कंडीशन में होता ही है यहां पर। तो आप देखो यहां पर मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स को हमने क्या लिखा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम जी एफ आर, जो पीछे निकाला भी एम जी साइन थीटा अपन 1 प्लस एम आर अपान आई। तो यहां से एम जी हो गया कैंसिल, तो यहां से म्यू एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन, ये कॉस नीचे जाएगा, साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा अपान 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई। अगर हम बात करें यहां पर एक एग्जाम्पल की, तो जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, रिंग, स्फेयर, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि मान लिया सॉलिड सिलेंडर होता, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर अपान आई अगर लिखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। अब चाहे तो आप आई की वैल्यू रखो या सीधे एम आर स्क्वायर अपान आई ही तुम्हें पता चल जा रहा है। तो यहां पर जो ये फॉर्मूला था इसमें एम आर स्क्वायर अपान आई की जगह क्या रख दिया गया, 2। तो म्यू एस क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू tan थीटा अपान 3। इस फॉर्मूले को अगर आप देखो, जैसे हमको ऐसा कोई क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए, तो उसमें वो सिर्फ आपको क्या देगा, वो आपको कह दिया कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री है, ठीक है, मान लिया उसने ये दे दिया। उसके ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर है, अगर हम चाहते हैं वो रोल करे विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग हो विदाउट स्लिपिंग, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, या मिनिमम कितना रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वहां पर। तो आप सोचो क्वेश्चन में किसी चीज की कोई जरूरत पड़ रही, ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ रही, ना रेडियस की, ना मास की, अगर वो दिया भी गया है तो भी उसका कोई रोल नहीं, क्योंकि जो आया है वो म्यू एस क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू tan थीटा अपान 3। थीटा की जगह 45 रखो, tan 45 1, आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो या तो म्यू एस 1/3 हो या उससे ज्यादा हो। दैट मींस अगर उसने पूछा कितना कम से कम या मिनिमम रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या 1/3 आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, नोट कर लेंगे इसे। नोट कर लिया। इसके बाद वहां पर आप देखेंगे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। तो जैसे हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा, पहले जो पढ़ा था, तो उसमें हम लोग एनर्जी कहीं भी लिखनी होती, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। फिर रोटेशनल मोशन पढ़ा, तो रोटेशन में हम लोगों ने लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और हम लोगों ने फिर समझा रोलिंग, तो रोलिंग में हमें पता चला कि रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। इसका मतलब अगर रोलिंग मोशन में आपको एनर्जी लिखनी है तो दोनों ऐड कर देना होगा आपको, वही लिखा गया यहाँ पर। टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन K इज इक्वल टू K ट्रांसलेशनल प्लस K रोटेशनल। तो K ट्रांसलेशनल का मतलब हाफ एम बी स्क्वायर और रोटेशन का मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसलिए क्वेश्चन करते समय हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लिया कहीं वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, तो मान लिया कहीं लिखना है गेन इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आपको लगाना है। तो ऐसे केस में आप अगर रोलिंग हो रही है, जैसे सिर्फ रोटेशन होता है, तो हम लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मान लिया वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, तो लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgh, ठीक है, या mgh इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर रोलिंग हो रही है तो हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। अगर मान लिया यहां पर पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई या पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो चूंकि रोलिंग है तो रोलिंग में सिर्फ एक टर्म लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, दोनों टर्म आपको लिखने होंगे। तो क्वेश्चन में आएगा ही, हम लोग आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट लिख लो v, ये जो v दिया जाता है ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर v लिख लेंगे, v के आगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रोलिंग बॉडी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रोलिंग बॉडी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कहीं पर, तो आपको ये चीज मेंशन भी कर दी जाती है या पूछा जाता है वेलोसिटी या मेंशन कर दिया जाता है, तो वो v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, रोलिंग बॉडी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर टू फाइंड वेलोसिटी एंड टाइम। जैसे एक चीज हमने निकाल लिया एक्सलेशन, अब ये ऊपर से रोल करते हुए बॉडी आ रही, तो रोल करते हुए आ रही, तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये जब यहाँ पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और यहाँ पर ऊपर से यहाँ तक आने में इसको टाइम क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं करा रहा था, हालांकि कोई ऐसा मतलब नहीं, बट मैं तुम्हारे में चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल आर लिया था ना, तो कैपिटल आर ही कर दो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो सिंबल है, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी कैपिटल आर कर लेंगे। पहले एक बार मैं चेंज कर दूं फिर। जैसे आप देखो यहां से, जैसे ये ऊपर से रोल करते हुए आएगा नीचे, तो अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी में होगा लॉस, और ऊपर से नीचे आएगी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में होगा गेन। तो देखो क्या लिखा गया है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी लिखना था, तो चूंकि यहाँ पर रोलिंग है, सिर्फ रोटेशन नहीं, तो रोलिंग है तो हमने दोनों लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर। देखो अब यहां से एक चीज और भी सीखो कि रोलिंग में दोनों टाइप के टर्म आते हैं, mv और आई ओमेगा, दोनों टाइप के टर्म है। तो आपको इसे जब जोड़ना रहेगा तो आपको कन्वर्ट करना रहता है। तो कन्वर्ट हम कैसे करते हैं वो देखो, ओमेगा को आप चेंज करेंगे तो v अपान आर के हिसाब से ओमेगा की जगह लिख दो, और जो आई है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी चीज है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। हालांकि यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, तो जनरल फॉर्मूला जो भी है वो आएगा। तो अब ये सिलेंडर हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, या रिंग या डिस्क कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम आई रखेंगे। लेकिन जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर मान लिया उसने फिक्स कर दिया ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रख देंगे यहाँ पर mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये mr स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा की जगह v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ये भी m और v के टर्म में आ जाएगा, और ये ऑलरेडी है, फिर आप जोड़ सकते हैं दोनों को, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि टोटल एनर्जी का डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल या टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय रोटेशनल, इसके रेशियो पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अभी हम लोग करेंगे भी, तो उसमें हमें ये काम करना रहेगा। हालांकि यहाँ पर हम आई की वैल्यू नहीं रखें क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। तो आप देखो ओमेगा की जगह रखा वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, अगेन इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया थोड़ा सा फॉर्मूले को सिस्टमैटिक करने के लिए। तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ भी हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। एम और एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2gh अपान दिस 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। तो वी क्या आ जाएगा, इसी का रूट लगा देंगे, ठीक है, वी इज इक्वल टू रूट 2gh अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। अगर आपको टाइम निकालना है तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे, यहां पर ये जीरो होगी, t की वैल्यू क्या आ गई रूट 2s अपान a। यहां पर हमें a की वैल्यू रखनी है और s की, तो s अगर आप डायग्राम से देखो यहां पर, तो डायग्राम से देखो तो s क्या है, ये h डिवाइडेड बाय s परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो h अपान s साइन थीटा, तो s इज इक्वल टू h अपान साइन थीटा हो गया। तो s की वैल्यू हमने यहां रख दी और a पीछे निकाला था, क्या निकाला था g साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। दोनों वैल्यूज यहां पर रख दो, दोनों वैल्यूज रख दी गई। साइन देखो दो बार है तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2h डिवाइडेड बाई g, और ये फैक्टर चला जाएगा ऊपर 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। तो ये आ गया टाइम, दोनों चीजें आ गई यहाँ पर, नोट करेंगे।
नोट कर लिया ना? नोट कर लिया? अब जरा देखो, जैसे ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं जो भी, क्योंकि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऊपर से अगर हम 3 अलग अलग टाइप के या 2 अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स डालते हैं तो कौन सा पहले पहुंचेगा, कौन सा कम टाइम लेगा, यानी कि और कौन सा यहाँ पर स्पीड किसकी ज्यादा होगी कम होगी, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको यहाँ पर इसे कैसे करना होगा, फॉर्मूले अगर याद है तो बहुत इजीली आप बता देंगे यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे अगर आपको वो मोशन अंडर ग्रेविटी का केस याद है। और वो जब केस हम करा रहे थे तो आपको हमने ये चीज बताई भी थी कि वैसे तो वहां पर फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं थी, मैंने ये भी बताया था, लेकिन हमने कहा था कि अगर आप याद रखेंगे तो फिर आपके लिए रोलिंग के फॉर्मूले याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो वहां पर जो केस था वो ये वाला, एक बॉडी स्लाइड कर रही है, एक फॉल कर रही है, तो उस केस में हम लोगों ने एक्सलेशन निकाला था, जी साइन थीटा आया था, वहीं पर हम लोगों ने सबसे पहले ये सीखा भी था। फिर वेलोसिटी निकाली थी, कितनी आई थी, √2gh, और हमने टाइम निकाला था 1/sin थीटा √2h/g, ये आया था। अब आप याद करो एक फैक्टर 1 + I/mr², ठीक है, ये एक अलग से फैक्टर आपने याद कर लिया, अपने दिमाग में रख लिया। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो बस ये फैक्टर ही तो लगाना है। अगर आपको एक्सलेशन चाहिए तो जी साइन थीटा के नीचे कर दो 1/I + 1 + I/mr², ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो इसके नीचे लिख दो 1 + I/mr²। अगर आपको टाइम चाहिए तो इसके आगे मल्टीप्लाई कर, मतलब इसमें दोनों में डिवाइड करना है और इसमें आगे मल्टीप्लाई कर देना, वही तो फॉर्मूले आ जाएंगे। तो वही 1 + I/mr² है। देखो यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी का निकाला उसमें नीचे है, एक्सलेशन की देखो यहाँ वैल्यू रखी गई, तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या रखी, जी साइन थीटा अपान 1 + I/mr², और टाइम में वही पूरा फॉर्मूला, बस आगे लग गया 1 + I/mr²। बात क्लियर हो गई ना? तो हम लोग यहाँ पर वो फॉर्मूले, अगर वो तो आपको याद भी होंगे, कई बार आप लोग रिवाइज भी कर चुके होंगे क्योंकि टेस्ट में कई बार आया, तो फिर याद है तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पर देखो एक सेंटेंस हम ऐसे लिखवा भी दे रहे हैं, बाकी उसी के बेसिस पर आपको दूसरे क्वेश्चन भी बना कर दिए जा सकते हैं। अगर सेम मास है, ठीक है, सेम मास है और सेम रेडियस है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, मान लिया कुछ भी हो सकता है वहां पर, स्पेस सिलेंडर, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम मास और सेम रेडियस है, तो आप सोचो यहां पर कि मास अगर सेम है, रेडियस सेम है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, यही तो होगा ना, जब वो पहुंचेगा नीचे, जिसका आई कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और साथ में यहां से देखो, जिसका आई कम होगा उसको समय भी कम लगेगा, मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो ज्यादा स्पीड से आएगा और कम समय में पहुंच जाएगा। ठीक है, और उसका रीजन यहां पर क्या है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जो है, जिसका मोमेंट ऑफ, यहां पर एक्सेलरेशन हम लोगों ने लिखा था, यहां पे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसीलिए उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एक्सेलरेशन ज्यादा है, और एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो एक्सेलरेशन होगा ज्यादा, यानी कि वेलोसिटी में तेजी से चेंज होगा, तो वो बहुत जल्दी ही हाई वेलोसिटी गेन कर लेगा और कम समय में नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है,